नमस्कार दोस्तों, मैं मिराज स्वागत करता हूं आपके चैनल कोडिंग जॉकी में। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव टर्म आजकल बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है और हर पेज रिस्पॉन्सिव होता है। वो इसलिए क्योंकि अब लगभग जितने सारे काम हम लोग किसी भी कंप्यूटर से कर सकते हैं वो लगभग हम लोग मोबाइल से कर सकते हैं। और लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए कि लोग मोबाइल में भी किसी भी वेब पेज को उसी तरह यूज़ कर पाएँ जैसा कि किसी भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या किसी भी बड़े स्क्रीन पे करते हैं। तो कोई भी वेब पेज जो किसी भी स्क्रीन साइज के हिसाब से एडप्टिव हो, यानी कि जैसा स्क्रीन साइज उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए, उसे हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किसी भी पेज को हम एक टैग के अंदर एक मेटा टैग यूज़ करते हैं। मेटा टैग क्या होता है इसके बारे में और डिटेल्स में तब बताऊंगा जब हम लोग वेब पेज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, जब एक कंप्लीट वेब पेज हम लोग डिज़ाइन करेंगे तब। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि रिस्पॉन्सिव किसी भी पेज को बनाने के लिए मेटा टैग का यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ एक नया वेब पेज क्रिएट करेंगे। चलिए इसे रिस्पॉन्सिव ही दे देते हैं। ये रिस्पॉन्सिव के नाम से हमने इसे बना लिया और ओपन भी कर लिया। चलिए इसके सारे टैग्स लिख लें। आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे। ओह सॉरी, अगर अभी तक आपने इन सारे टैग्स को नहीं याद किया है तो काइंडली आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा शार्प होंगे। कभी मेरा भी एक टाइम था, मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, मगर यही है कि मैंने छोड़ा नहीं प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में कंटिन्यू रखा और जैसा भी हो आज माशाल्लाह थोड़ी बहुत कोडिंग कर लेता हूँ। बाकी आप लोग आगे मेरा काम देखेंगे, उस हिसाब से आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि मैं किस तरह का हूँ। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था और देखिए बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी। आइए इसे टाइटल दे देते हैं। टाइटल भी हम लोग दे देते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वेब पेज के नाम से हमने इसे ये दे दिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि किसी पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग मेटा टैग का यूज़ करते हैं। तो आइए मेटा टैग लिखते हैं। मेटा टैग के लिए हम लोग मेटा यूज़ करेंगे। सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसीलिए लिखना नहीं पड़ेगा। नेम देंगे मेटा टैग का कि ये किस चीज़ के लिए है, तो ये देना पड़ेगा हम लोग को व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट दे दिया। व्यू पोर्ट के बाद देंगे हम लोग कंटेंट लिखेंगे। इसका कंटेंट क्या है, तो कंटेंट देखिए ये सब जितने भी टैग्स हम लोग देंगे हेडिंग के अंदर, और टैग्स का हम लोग कुछ कुछ अलग अलग फंक्शन ये वो जो भी कह सकते हैं वो सब अगर डिफाइन करेंगे, या अगर किसी भी हम लोग कोई टैग अगर बॉडी टैग के अंदर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग है ये, उसे हम लोग स्टाइलिंग देना है तो हम लोग ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। ये बात आप याद कर लें। उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे विड्थ इक्वल टू देंगे और लिखेंगे डिवाइस। डिवाइस डैश विड्थ, विड्थ कॉमा देंगे। इनिशियल लिखेंगे, सॉरी वो थोड़ी TIL टाइपो एरर हो जाती है। डॉट स्केल लिखेंगे इक्वल टू देंगे 1.0 क्लोज। अब क्या हो गया, ये पेज हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया। एक चीज़ और मैं माफ़ी चाहूँगा
कि जब मैंने आपको लिंक बताया था तो मैंने आपको इमेज टैग नहीं बताया था। तो खैर कोई बात नहीं, वो हम लोग अब चूँकि वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, यहाँ भी हम लोग देख लेंगे कैसे इमेज को हम लोग अपने पेज में ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं और कैसे उसे डिस्प्ले करते हैं। तो आइए सबसे पहले इमेज हम लोग लिख लेते हैं img और क्लोज। src इमेज का सोर्स हम लोग डबल कोट के अंदर में लिख देंगे। अब चूँकि हम लोगों को कोई ना कोई एक इमेज अपने फोल्डर में रखना पड़ेगा, तो आइए रख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग पेज बना लेते हैं, सॉरी फोल्डर बना लेते हैं इमेज का। और इमेज के अंदर ये एक इमेज मैंने रैंडमली उठा लिया है, विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो अब क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि ये जो हमारा इमेज है, ये एक इमेज फोल्डर है। इमेज फोल्डर के अंदर है, किस नाम से, penguins.jpg। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे या तो यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं, ये पाथ कॉपी कर लेते हैं और हम लोग कोशिश करें कि पाथ लिखने की। तो हम लोग एक इमेज ऐड करेंगे और इमेज ऐड करने के लिए img टैग का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारा इमेज कहाँ पे है। तो ये देखते हैं, मैंने यहाँ एक इमेज कॉपी करके रखा है। हमारा इमेज फोल्डर के अंदर penguins.jpg इस नाम से है। आइए इस नाम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी कर लिया और अब आते हैं यहाँ, हमने टैग स्टार्ट कर लिया है। src हम लिखेंगे कि इमेज का सोर्स क्या है, एक डॉट देंगे, स्लैश देंगे। ये क्या करेगा, अब उस फोल्डर के पास जाएगा जो फोल्डर है image/penguins.jpg। ये एक्सटेंशन का हम लोग खास ख्याल रखेंगे। देखिए एक्सटेंशन अब मैं चेंज करके दिखाता हूँ, एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है सेम होना। ये देखिए हमने उस इमेज का एक्सटेंशन गलत लिखा, यहाँ पे वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब दिखाता हूँ कितने कितने तरह का एरर हम लोग एक इमेज को अपने पेज में लिंक करने के दौरान कितने तरह का एरर कर सकते हैं। ह्यूमन है, हो सकता है। तो पहला एरर हुआ कि हम लोग क्या किए, उसका जो एक्सटेंशन है वो दूसरा हमने लिख दिया। सबसे बढ़िया उपाय मैं बताता हूँ कि आप इसे जब कॉपी करिए तो पूरा ये लास्ट तक कॉपी कीजिए। तो अब क्या होगा, आप एक्सटेंशन भूलने की गलती आप नहीं करेंगे। सीधे यहाँ आए और यहाँ पेस्ट कर दिए। अब देखिए, अब हमारा ये इमेज आ गया। ये रिस्पॉन्सिव वगैरह हम बाद में चेक कर लेंगे, पहले इमेज का देख लें क्या क्या हम लोग किसी भी फाइल को अपने पेज में लिंक कराने के दौरान हम लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं उसके अलावा। और देखिए हम लोग क्या किए, हमने आगे का फॉरवर्ड स्लैश हटा दिया। अब देखिए इमेज है, ठीक है। एक और चीज़ क्या किया हमने, अब ये लगाया, इमेज गायब। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ डॉट नहीं लगाया। अगर हम यहाँ डॉट लगाते हैं तो हमारा जो HTML है ये समझता है कि हमें अब जहाँ पे ये है, यानी कि अभी ये कहाँ पे है, यहाँ के बाद इसी फोल्डर के अंदर में जो भी फोल्डर है इस नाम का, हमें इसी को सर्च करना है। अगर हम यहाँ डबल डॉट लगा देते हैं तो, अगर हम डबल डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो पेज जिस फोल्डर के अंदर है, यानी कि ये HTML, इसके बाहर जाना है और इमेज नाम का फोल्डर सर्च करना है। तो वो तो हमारा है नहीं, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, ये सिंगल डॉट ही रहने देंगे। और अब हमारा ये यहाँ पे आ गया। अब चेक करते हैं रिस्पॉन्सिव। अब देखिए हमारा ये रिस्पॉन्सिव हुआ या नहीं। अब हम इस वेब पेज को छोटा कर रहे हैं। ये देखिए इमेज भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। जितना छोटा करेंगे ये उसी हिसाब से
उतना छोटा होते जाएगा, ये वो रिस्पॉन्सिव। अब देखते हैं ये मोबाइल व्यू में कैसा दिखेगा। मोर टूल में डेवलपर टूल, अब ये देखिए रिस्पॉन्सिव है, जितना इधर खींच रहे हैं उधर ये उतना छोटा हो रहा है। तो आइए यहाँ ये भी देख लेते हैं, यहाँ कुछ मोबाइल्स दिया रहता है। ये मोटो G4 इस मॉडल में ऐसा दिखेगा, गैलेक्सी S5 में इस तरह का, आईफोन SE में इस तरह का, आईपैड में इस तरह से, आईपैड प्रो वगैरह वगैरह जो कुछ भी है इस तरह से ये दिखेगा। ये हुआ हमारा इमेज, और इमेज को किस तरह हम लोग अपने पेज में दिखा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ होती है लिस्ट। लिस्ट दो तरह की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, UL टैग का यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर हम लोग लिस्ट है तो LI टैग का यूज़ कर सकते हैं, और LI क्लोज यहाँ हमने दे दिया फर्स्ट, से ही कॉपी कर लिए, ये सेकेंड यहाँ दे दिया, थर्ड। ये देखते हैं अब ये वेब पेज में किस तरह से दिखता है। यहाँ इमेज है, ये रहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ऐसा करते हैं, इमेज को हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट याद है ना। अब क्या होगा, इमेज यहाँ से हट जाएगा। अब ये कमेंट हो गया है, देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये कमेंट के अंदर इमेज चला गया हमारा। अब ये जब हम कमेंट हटाएंगे तो इमेज दिखेगा, नहीं हटाएंगे तो एक तरह से ये कमेंट रहेगा, हिडन रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग लिस्ट पे थे। अनऑर्डर लिस्ट के बाद ऑर्डर लिस्ट होता है, जिसे हम OL से डिनोट करते हैं। इसमें भी LI का यूज़ करते हैं, LI टैग। इसमें भी दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखिए दोनों में फ़र्क, ये हुआ 1 2 3। या हम चाहें तो इसका टाइप भी दे सकते हैं, यहाँ पे टाइप दे देंगे रोमान ABC, तो वो उस तरह से आएगा। ये हम लोग आगे चल के देख लेंगे कैसे हम लोग ये करते हैं, अभी फ़िलहाल उसका यूज़ करें। और एक और चीज़ होती है, वो होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है कि अगर आपका कोई वेब पेज है, उसके अंदर किसी एक्सटर्नल वेब पेज को, चाहे वो आपने ही कहीं बनाया हुआ हो या कोई थर्ड पार्टी वेब पेज है, थर्ड पार्टी कहने का मतलब किसी दूसरे URL पे लिंक्ड है, या मानिए कि आपका ये पेज है, यहाँ पे आप YouTube के अपने चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उन सबको यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो एक होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम, उसके बाद हम यहाँ दे देते हैं सोर्स। अब ये क्या करेगा, YouTube के पेज को यहाँ पे शो करेगा। चूँकि अभी हमारा सिस्टम नेट से कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज़ ये दिखाता। आप इसकी साइजिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे जितना साइज़ दे सकते हैं, कितना चौड़ा रहेगा कितना लंबा रहेगा, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये हम लोग आगे CSS के थ्रू भी देख लेंगे। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।